Hello dear student, in continuous second video of this chapter, we are going to discuss about various tools of recombinant DNA टेक्नोलॉजी है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीटी प्रोसेस में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं मेजर, उनसे रिलेटेड अपन डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वीडियो में अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से रिलेटेड या मॉलिक्यूलर सीजर से रिलेटेड काफ़ी कुछ डिस्कशन किया गया था, उसी के कंटिन्यूस में अब अपन आगे कर रहे हैं। तो उसमें आपको कहा था पहले एंड्रोमिक डीएनए। तो पहली एंड्रोमिक डीएनए क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन से रीड करें तो उसमें नाइट्रोजीनियस बेस की सीक्वेंस सेम हो तो उसको क्या बोला जाएगा, पहली एंड्रोमिक डीएनए। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए 5 to 3 रीड करें तो भी इसमें क्या है GAATTC के हिसाब से सेम। 5 to 3 अपोजिट डायरेक्शन से भी देखें तो वापस वही GAATTC। ओके, अब अपन बात करते हैं कि किस हिसाब से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सेम यूज करके वेक्टर और जो डिजायर्ड डीएनए है उस पे इम्प्लीमेंट करके कैसे आरडीएनए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, उनसे रिलेटेड। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ ए डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिएंड्रोमिक साइट से रिलेटेड। ओके, बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट स्टैंड दिस लीव ए सिंगल स्टैंड पोर्शन एट द एंड। देर आर ओवर हैंगिंग जो स्ट्रेचेज कॉल्ड स्टिकी एंड, यानी पीछे जो नाइट्रोजनस बेस के ये पेयर्स रह जाएंगे, इनको क्या बोला जाएगा, स्टिकी एंड। अब इन स्टिकी एंड को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करने के लिए जो एंजाइम हेल्पफुल है वो कौन सा है, डीएनए लाइगेज। ओके, ऑन ईच स्टैंड these are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut काउंटर पार्ट्स, यानी ये कंप्लीमेंट्री होंगे। सी के पैरेलल जी जुड़ जाएगा, ए के पैरेलल टी, टी के पैरेलल ए, इसके अकॉर्डिंग। ओके, दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ ए एंजाइम डीएनए लाइगेज। उसके लिए कौन सा हेल्पफुल है, डीएनए लाइगेज की हेल्प से इनको अपन ऐड कर सकते हैं। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए के लिए हेल्पफुल रहेगा, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स और जीनोम से रिलेटेड। ओके, व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ ए स्टिकी एंड होगा, तभी वो एक दूसरे से अडेयर हो सकते हैं। यदि अपन ने एंजाइम डिफरेंट अप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूलर सीजर या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे फॉरेन डीएनए को इको आर फर्स्ट से क्लीव किया और वेक्टर को यदि बाम एच सेकंड से कर दिया या हिंद सेकंड से, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? यदि फॉरेन डीएनए को अपने क्लीव किया है इको आर फर्स्ट से, तो वेक्टर को भी किससे क्लीव करना पड़ेगा, इको आर फर्स्ट, तभी वो कंप्लीमेंट्री एंड होंगे, स्टिकी एंड एक दूसरे से एडेरिंग होके आर डीएनए प्रिपेयर होगा। ओके, आइदर पॉसिबल नहीं है। एंड दीज कैन बी जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड होगा यूजिंग ए डीएनए लाइगेज के थ्रू। अब यहाँ एक सिंपल प्रोसेस बता रखा है, ये फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, इसको क्लीव करने के लिए जो एंजाइम अप्लाई किया है वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ये वेक्टर डीएनए जिसको प्लाज्मिड के बारे में अपन ने बात किया डिफाइन, ऑटो रेप्लिकेट या ऑटो डुप्लीकेट जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए होता है ना, जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट, जैसे PBR 322 प्लाज्मिड बैक्टीरिया है ना। अब ये जो पीसेज हुए डीएनए को, इनको ऐड करने के लिए किसके हेल्प से, डीएनए लाइगेज के थ्रू इसको ऐड किया जाता, फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड डीएनए। अब यहाँ कट है और ये डीएनए यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इससे जो अब डीएनए प्रिपेयर हुआ वो कौन सा हो गया, आरडीएनए है ना। यहाँ जैसे ब्लू वाला ये डिजायर जीन को एडेरिंग कर दिया किसके साथ, प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड जब कॉपिंग करेगा होस्ट सेल में, अपन ट्रांसफर कर देंगे बैक्टीरियल सेल में, तो उसके पैरेलल में ये डिजायर जीन भी कॉपिंग हो जाएगा या क्लोनिंग हो जाएगा। ओके, जैसे ये क्लोनिंग के लिए होस्ट सेल में ये ट्रांसफ़र किया ई कोलाई में, ई कोलाई के बाद में जैसे ही डिवाइड हुआ तो इसमें जीन भी क्लोनिंग हो गया। ओके, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। अब अपन जो बात कर रहे हैं, यू मे हैव रियलाइज दैट ए नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कांट बी क्रिएटेड। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, यदि सेम एंजाइम अप्लाई नहीं किया फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए में,
तो वो कम्प्लीमेंट्री एंड ही प्रिपेयर नहीं होंगे, स्टिकी एंड, और एक दूसरे एडेरिंग नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। ओके, अब जब डीएनए को डिफरेंट पीसेज में सेपरेट किया दिया जाता है या क्लीव किया जाता है या उसको डिसोसिएट किया जाता है, कट किया जाता है बाय हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या मॉलिक्यूलर सीजर्स से, तो उसके आफ्टर उसको सेपरेशन कैसे किया जाएगा? तो सेपरेशन मेथड है वो कौन सा है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? बहुत सिंपल मेथड है, जैसे छलनियों से छानते हैं छोटे बड़े पेबल्स अलग अलग हो जाए या ग्रेन्स वगैरह हटा, इसी तरीके की ये भी एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जिसमें सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ प्रीवियस नॉलेज से कि डीएनए होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज वाला, और नेचर वाइज देखें तो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। ओके, तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फील्ड पास करेंगे तो ये मूव किधर करेगा? नेगेटिव से एनोड की तरफ, है ना, इसके हिसाब से कैथोड से, है ना। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा, रिजल्ट इन ए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। दिस फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नॉन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कई बार इस मेथड का नेमिंग भी पूछ सकते हैं, तो आप अच्छी तरह ध्यान रखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलें। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज, ये अच्छी तरह अपन ने पहले एक बात कही अभी, मॉलिक्यूल दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। किधर मूव कराना? कैथोड से एनोड की तरफ, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करना वो किधर? कैथोड से, जिससे कि डीएनए किधर मूव करेगा? एनोड होगा। अब वो मूवमेंट करते समय वेलोसिटी ऑफ जो मूवमेंट होगी वो डिपेंड करेगा उसके साइज ऑफ बैंड पे, है ना। थिक बैंड होंगे वो मिनिमाइजिंग ट्रेवलिंग होगा, और लाइट बैंड होंगे वो मैक्सिमम ट्रेवलिंग हो जाएगा। ओके, एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू बाई forcing them to move towards the anode होगा under the electric field through a medium or matrix. Nowadays the most commonly used matrix is कौन सा? जो इस फील्ड में जो फिल्ट्रेशन के लिए, सीविंग के लिए जो यूज किया जाता है डीएनए के लिए, वो एगोरस जेल होता है। वो जेल किससे कलेक्ट किया जाता है? एक सीवीड से, है ना, विच इज़ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। वीड्स जानते हो अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, ये पर सीड से कलेक्ट की जाती है ना, उनमें से ये जेल कलेक्ट करके उस डीएनए को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट करवाया जाता है ना। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड या रिजॉल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू ए सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड। छलनियों की तरह होगा, मैंने पहले ही बता दिया, थिक और लाइट बैंड के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा बाय द एगोरस जेल। हैंस द स्मॉलर द साइज फ्रेगमेंट साइज द फारदेस्ट या फार्दर इट मूव। लुक एट द फिगर, जो डायग्राम में अभी समझा रहा हूँ मैं, गेस एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल वाज लोडेड। ओके, तो यहाँ देखिए आप, सिंपल सा है, ये एक प्लेट होती है। ओके, इसके अंदर जिस डीएनए के पीसेस को अपन को सेपरेशन करना होता है, ये अलग अलग छोटे छोटे वेल बता रखे हुए। ओके, इसमें इस डीएनए को लोड कर दो, है ना। इस लोड करने के बाद ये है कौन सा? कैथोड साइड। ठीक है, इस कैथोड साइड से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है ना, ये हो जाएगा एनोड। अब डीएनए नेगेटिव है तो इधर मूव करेगा। मूवमेंट में आप अच्छी तरह देख रहे हैं, बैंड देख रहे हैं ना, तो ये कैसे होते हैं? थिक बैंड है, नियरेस्ट है, जबकि लाइट बैंड है या स्मॉलेस्ट बैंड है डीएनए के, वो कैसे हैं? फारदेस्ट है। ओके, डिस्टेंसली, ये चीज़ अच्छी तरह क्लियर। अब क्या होता है? डीएनए नॉर्मली विजिबल स्पेक्ट्रम में कलरलेस होता है, तो किसी तरह का इस जेल के अंदर ये डीएनए के पीसेस शो नहीं होंगे, तो उसको लिए अपन स्टेनिंग दिया जाता है। वो किस में? इथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन किया जाता है, जिससे कि ये कलरलेस बैंड थे जो यूवी रेज से एक्सपोज करने पर कैसे हो जाएंगे? ऑरेंज बैंड, है ना। इस ऑरेंज बैंड को इस जेल में से कट कर करके इस डीएनए को आर डीएनए के लिए यूज किया जाएगा। तो कट करके रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इसमें इल्यूशन। ओके, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं, रिमेनिंग प्रोसेस को। दी सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ ए कंपाउंड नॉन एज ए इथिडियम ब्रोमाइड। तो किससे स्प्रे करके स्टेनिंग दी जाती है? इथिडियम ब्रोमाइड, फॉलोड बाई एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन से। यू कांट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग, क्योंकि अच्छी तरह मैंने पहले ही बता दिया कि विजिबल स्पेक्ट्रम में ये कलरलेस होता है। तो डीएनए की 3-4 प्रॉपर्टी काम आएगी। आगे भी अपन डीएनए के स्ट्रक्चर है या जीन्स से रिलेटेड अपन उसमें बात करेंगे हेरिडेटरी यूनिट्स में, तो उस समय भी आपके यूज़फुल रहेगा
डीएनए नेगेटिव चार्ज का होता है, एसिडिक नेचर का होगा और कलरलेस होता है। ओके, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन ए इथिडियम ब्रोमाइड स्टैंड जेल होगा एक्सपोजर टू ए यूवी लाइट्स द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट out from a agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इल्यूशन। सिंपल सा है, उस एगोरेज जेल से जो डीएनए सेपरेटेड हुआ है, उसको आइसोलेट हुआ है, उसको कट करके रिमूव करने की प्रोसेस को। ओके, द डीएनए फ्रेगमेंट प्योरीफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग आर डीएनए बाई ज्वाइनिंग देम विथ क्लोनिंग वेक्टर। उस क्लोनिंग वेक्टर के साथ एडेयर कर लो, जैसे कि अभी अपन ने प्रीवियस में बात किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव किया, सेपरेशन किया, सेपरेशन से फिर अलग अलग जीन को आइडेंटिफाई कर लीजिए और क्लोनिंग वेक्टर से उसको एडेयरिंग कर लीजिए, ऐसे आरडीएनए प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये सेकेंड टूल्स था इससे रिलेटेड सेपरेशन एंड आइसोलेशन के लिए। ओके, यहाँ ए टिपिकल एगोरेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग ए माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लैंड होगी फर्स्ट एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट होगा लैंड 2, 4 एटसेट्रा। यहाँ देखो फर्स्ट वाले में क्या है, अनडाइजेस्टेड है, ये डाइजेस्टेड है, तो सेपरेशन बता रहा है 2, 3, 4 में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप है वो क्लोनिंग वेक्टर। जैसा कि कल अपन ने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था या फर्स्ट वीडियो में कि मॉस्किटो जो फीमेल एनोफिलीज होता है मलेरियल पैरासाइट का एक वेक्टर होस्ट के फॉर्म में वर्क करता है। तो सेम जीन को ट्रांसफरिंग कराना है या क्लोनिंग कराना है, डिलीवर कराना नेक्स्ट होस्ट में, तो उसके लिए कोई न कोई वेक्टर की रिक्वायर होती है हेल्प के लिए, है ना, उसको क्लोनिंग वेक्टर या उसको कॉपिंग करने के लिए जीन को मैनी नंबरिंग में। तो यू नाउ दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज जो मेनली यूज होते हैं वो कौन से हैं? प्लाज्मिड का मैंने अभी डिस्कशन या डिफाइन कर लिया है कि वो क्या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो ऑटो रेप्लिकेट पावर रखता है ना, सेल्फ रेप्लिकेट होता है, उसको कोई रिक्वायर्ड नहीं है जेनेटिकल मटेरियल से। और बैक्टीरियोफेज ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया होता है, तो फिर बैक्टीरिया के जेनेटिकल मटेरियल के हेल्प से भी वो डीएनए के एडेरिंग या आरडीएनए की कॉपी कर सकता है इजीली। ओके, हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन ए बैक्टीरियल सेल होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ए क्रोमोसोमल डीएनए, यानी इंडिपेंडेंट रहता है किसके? क्रोमोसोमल डीएनए से। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल होगा हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ द देयर जीनोम होगा विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल वेयर एज अदर मे हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। जनरली बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, 1 or 2 कॉपी हो सकती है प्लाज्मिड की, पर किसी किसी बैक्टीरिया में 15 to 100 तक भी हो सकती है मैक्सिमम। ओके, देयर नंबर कैन गो इवर हायर हो सकता है इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस या डिजायर्ड डीएनए जो इनके साथ एडेयर कर लेंगे तो सभी के साथ इजीली जहीं वो कॉपिंग करेगा प्लाज्मिड तो उसके पैरेलल ये भी हो जाएगा। ओके, साइमल्टेनियसली ऑफ डीएनए होगा विथ ए बैक्टीरियोफेज द प्लाज्मिड डीएनए वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर होगा ऑफ द प्लाज्मिड और ए बैक्टीरियोफेज। वेक्टर यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर इन सच ए वे दैट they help easy linking of a foreign DNA and selection of recombinant from non recombinant। तो कैसे सिलेक्शन किया जाएगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट वाली कॉलोनी है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो सेपरेशन का भी मेथड से रिलेटेड अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर का वो स्पेशली इन रेफरेंस ऑफ प्लाज्मिड PBR 322 से रिलेटेड है ना, तो उसके साथ साथ अनदर के भी कंपेरिजन कर लेंगे। The following are the features that are required to facilitate cloning into a vector। कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए इस क्लोनिंग वेक्टर के लिए? सबसे पहले होना चाहिए उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिसाइट, है ना। ऑरिसाइट आपको मैं बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर डायग्राम में भी बता देंगे कि PBR 322 में कौन कौन से एरियाज है, उसके हिसाब से ऑरिसाइट जहाँ से डीएनए रेप्लिकेट या डुप्लीकेट होना स्टार्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएटिव पॉइंट। दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशंस स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड, वहाँ से एडेयर कर देंगे आगे, तो उसके आगे आगे कंटिन्यूशन में वो डिजायर्ड डीएनए या एलियन डीएनए भी कॉपिंग हो जाएगा। ओके, दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू ए रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल होगा। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए।
सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ ए टारगेट होगा डीएनए, इट शुड बी क्लोन इन ए वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट ए हाई कॉपी नंबर होगा। ओके, अब उसमें क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर की क्यों रिक्वायर होती है कि जैसे ट्रांसफॉर्मिंग कॉलोनी को नॉन ट्रांसफॉर्मिंग से सेपरेशन करना है, आउट करना है, क्योंकि कल्चर मीडिया पे दोनों ही ग्रोइंग होता गया तो अनवांटेड वो कंज्यूम होता जाएगा न्यूट्रिएंट मीडिया, और टारगेट अपन कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे अब नीट में से टोटल 12th पास आउट बायो के बच्चों को तो मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस नहीं दिया जाता, तो उनके लिए नीट एग्जाम किया जाता, एक सेलेक्टेबल क्राइटेरिया रखा जाता। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए किसके अंदर, उस क्लोनिंग वेक्टर में। तो अब क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर, उनसे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, इन एडिशन टू ए ओरिजिन, ओरिजिन के साथ साथ दी वेक्टर रिक्वायर ए सेलेक्टेबल मार्कर होगा विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, यानी ट्रांसफॉर्मेंट को लिए ग्रोथ के लिए अलाउ किया जाए और नॉन ट्रांसफॉर्मिंग वाले को सेपरेट कर दिया जाए या वो उस पर ग्रोइंग नहीं हो। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर होगा थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन ए होस्ट बैक्टीरियल होगा। यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंस सेक्शन, इसी के सब सीक्वेंस सेक्शन में अपन जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस स्टडी करेंगे उसमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, नॉर्मली द जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक होते हैं सच एज ए, जैसे प्लाज्मिड PBR 322 में कहते हैं तो दो एरिया फिक्स होता है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है, दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ये एंटीबायोटिक्स होती है वो सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में वर्क करते हैं। तो बोर्ड में पूछा हुआ राइट एनी 1-2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, या व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टेबल मार्कर। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग को नॉन ट्रांसफॉर्मिंग से सेलेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, क्लोरोफेनिकॉल है, टेट्रासाइक्लिन है, केनामाइसिन वगैरह, ये सभी क्या सेलेक्टेबल मार्कर है। आर कंसिडर ए यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई के लिए, ये सब किसके लिए इंप्लीमेंट करते हैं, ई कोलाई। द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी ए रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। ओके, अब बात करते हैं क्लोनिंग साइट, कौन कौन से क्लोनिंग साइट होते हैं उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ओके, इन ऑर्डर टू link that alien DNA, the vector need to have a very few, preferably single recognition site होगा for a commonly used a restriction enzymes होता है। presence of more than one recognition site, यानी कहाँ कहाँ से वो क्लीव कर सकते हैं, कौन सा restriction एंडोन्यूक्लियस, तो वो रिकॉग्नाइजेशन साइट होते हैं, वो भी फिक्स्ड होते हैं। ओके, साइट विद इन द वेक्टर होगा विल जनरेट ए सेवरल फ्रेगमेंट, जिससे कि उसको मैनी पीसेस से एक साथ बहुत सारे फॉरेन या एलियन डीएनए ऐड कर सकते हैं। ओके, जनरेट ए सेवरल फ्रेगमेंट्स होगा विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जैसा कि अभी प्लाज्मिड 322 में अपन बात कर रहे हैं। दी ligation of a alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance, ampicillin or tetracycline होगा। For example, you can ligate a foreign DNA, एग्जाम्पल्स है जिसमें BAM-H फर्स्ट साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर ऑफ PBR 322। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू ए इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA। जो ही अपन BAM-H फर्स्ट वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करके एलिन पीस या फॉरेन DNA एडेयर किया नहीं उसमें, तो उस अब इस PBR 322 में क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस पावर थी वो लॉस्ट हो जाएगी। तो जो ही कल्चर मीडिया में विथ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले में ग्रोइंग कराएंगे तो ट्रांसफॉर्मिंग वाली तो ग्रोइंग नहीं हो पाएगी और नॉन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोइंग हो जाएगा। ओके, तो उसको सेपरेट कर सकते हैं अपन। बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाई द प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम होगा। द ट्रांसफॉर्मेशन the transformation growing on a ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing a tetracycline। तो पहले क्या करेंगे, एम्पिसिलिन पे, तो एम्पिसिलिन में रेजिस्टेंस पावर है, टेट्रासाइक्लिन पे नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट सेपरेट हो जाएगा और जो रिकॉम्बिनेंट वाली है वो सेपरेट हो जाएगी कॉलोनी।
द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन ए एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग ए टेट्रासाइक्लिन। तो सिंपल दोनों बात हो गई, दोनों मीडियम। पहले एम्पिसिलिन में कर दीजिए तो इसमें तो बहुत कॉलोनी आर ग्रोइंग होंगे लाइक ए रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। जबकि टेट्रासाइक्लिन जो कल्चर मीडिया होगा विथ टेट्रासाइक्लिन वाला एंटीबायोटिक वाला है ना, तो उसमें ओनली कौन ग्रोइंग होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। ओके, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग ए बहुत द एंटीबायोटिक। वो दोनों में ग्रो हो सकता है क्योंकि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर लॉस्ट नहीं हुई है। जबकि लॉस्ट किस में हुई? rDNA वाले में, जिसमें अपन डिजायर्ड डीएनए ऐड कर दिया है BAM-H फर्स्ट से। ओके, इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट किससे? फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म वेयर द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ देखिए बेटा, मैं प्लाज्मिड PBR322 जो मेनली यूज हो रहा है उसके लिए क्या इसके रिकॉग्नाइजेशन साइट होते हैं, कौन से एरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, उसके साथ साथ कौन सा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, रॉप एरिया वगैरह, ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसको PBR322 क्यों बोला जाता है? P का मतलब प्लाज्मिड होता है, B और R डिस्कवरर पर्सन के अकॉर्डिंग बोलिवर एंड रोड्रिग्यूस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, उनके अल्फ़ाबेट्स के नेमिंग किया गया। और 322 है वो नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन दिस प्लाज्मिड। इसमें कितने नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग इसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर शो किया गया। अब यहाँ देखिए ये एरिया इस प्लाज्मिड का होता है क्योंकि पहले तो ये ऑटोसोमल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन सर्कुलर फॉर्म, तो ये ओरिजिन साइट है, तो डबल हेलिकल तो है ही है डीएनए, ओरिजिन साइट। फिर इसके बाद में यहाँ देखो एक एक साइट फिक्स है रिकॉग्नाइज, ये हिंद थर्ड के लिए, यहाँ क्लीव करेगा क्लेव फर्स्ट के लिए, ये यहाँ इको आर फर्स्ट है, ये PVU फर्स्ट है, PST फर्स्ट है। ओके, BAM-H फर्स्ट के लिए और ये साल फर्स्ट के लिए। इसके साथ साथ एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस है और इसके साथ साथ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। ये एरिया कौन सा? एम्पेसिलिन है, ये टेट्रासाइक्लिन। अभी अपन ने एग्जांपल दिया कि जो BAM-H फर्स्ट यदि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पर अप्लाई किया और क्लीव करके इसके कम्प्लीमेंट्री एंड को जो स्टिकी एंड से फॉरेन डीएनए को ऐड कर दिया, तो कौन सी पावर रेजिस्टेंस होगी? वो टेट्रासाइक्लिन वाली लॉस्ट हो जाएगी। कौन सी होगी? ओनली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो ऐसा rDNA वाला प्लाज्मिड होगा, ओनली ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन बट कांट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स मीडिया। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा इसके लिए भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शोइंग ए रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगा, है ना। हिंद थर्ड है, इको आर फर्स्ट, BAM-H फर्स्ट, साल फर्स्ट, PVU सेकेंड, PST फर्स्ट, क्लाव फर्स्ट। इसके ओरिजिन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बता दिया, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये पूछते हैं, ध्यान रखना। रॉप कॉड 4 होता है द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। रॉप हो गया ना, ROP। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी कंटिन्यूशन में, फिर किस हिसाब से सेलेक्टेबल मार्कर की बात थी, उसके आगे जो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपन कौन सा होगा कि स्पेशली जो होता है क्लोनिंग वेक्टर के बाद में वो है कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन। यहाँ पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझना कि किसी जीन को अनदर जेनेटिकल मटेरियल में एडेरिंग करने से यदि उसमें कोई इनएक्टिवेशन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। उस रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्शन के लिए किया जाता है। तो अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस क्या होता है उससे रिलेटेड सिंपल सी बात है कि इस प्लाज्मिड के अंदर यदि कोई अनदर एंजाइम वाली जीन को ऐड कर दिया जाए और उसमें कोई इनएक्टिवेशन आ जाए, कोई वर्किंग हो रहा है उसकी जगह वो वर्किंग स्टॉप हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्योंकि किसी को इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए इनएक्टिवेशन प्रॉपर्टी डेवलप हुई है। ओके, तो वो कैसे होती है? फॉर एग्जांपल देखते हैं अपन, बीटा ग्लाइकोसाइडेज वाला एंजाइम्स वाली जीन को यदि एडेयर कर लेंगे तो पहले जो कॉलोनी प्रिपेयर हो रही थी वो कैसी थी? ब्लूइश, और अब कैसी होगी? कलरलेस कॉलोनी होगी। तो इस तरीके से वो कलर जो प्रोड्यूसिंग हो रहा था, क्रोमिक प्रॉपर्टी, वो लॉस्ट होगी उसमें। ओके, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये किसके लिए हेल्पफुल है?
कि ट्रांसफॉर्मिंग को सेलेक्ट करना होता है अपन को फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। ओके, तो आराम से कलर के बेस पे ब्लूइश कलर है, इट मीन्स वो कैसी है, नॉन ट्रांसफॉर्मिंग वाली है, कलरलेस कॉलोनी वाली बैक्टीरिया है कल्चर मीडिया पे, तो वो कौन सी हो गई, रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मिंग कॉलोनी हो गई। ओके, selection of recombinant due to a inactivation of a antibiotics is a cumbersome procedure है because it require a simultaneously plating on टू प्लेट्स। अब देखो अपन क्या करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोसेस से करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, दो प्लेट्स चाहिए, एक एम्पिसिलिन विथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, एक ओनली एम्पिसिलिन वाली। तो इसके कंपैरिजन में इसमें कॉमन मीडिया पे ही अपन इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर के हिसाब से। तो उसके लिए कौन सा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो टू प्लेट्स की रिक्वायर नहीं होगी इसमें, सबसे बड़ा बेनिफिट है ये, है ना। एक कॉमन कल्चर मीडिया पे ही इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। हैविंग ए डिफरेंट एंटीबायोटिक देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, तो अलग अलग एंटीबायोटिक लेके करना सेलेक्टेबल मार्कर बहुत लंबी प्रोसेस है ना, तो इससे शॉर्ट करने के लिए ईजी के लिए ये वाली हैव बीन ए डेवलप विच ए डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमो का मतलब होता है कलर से रिलेटेड, तो कलर वाई प्रोड्यूसिंग करके कॉलोनी को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विथ इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम होगा, वो कौन सा, बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। दिस रिजल्ट इनटू ए इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर ए सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम विच इज रेफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोला जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट gives a blue color colony if the plasmid in the bacteria doesn't have an insert. Presence of a insert result into a insertional inactivation of the बीटा ग्लाइकोसाइडेज जीन, जो ही अपने इंट्रोड्यूस की उसमें, तो उसमें वो कलरलेस कॉलोनी प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, कलर जो प्रोड्यूस कर रहा था वो प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई उसमें। कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर होगा, देयर आर आइडेंटिफाई एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। अब आराम से कि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कौन सी होगी, कलरलेस वाली, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली कौन सी हो गई, कलर्ड ब्लूइश कलर वाली। ओके, अब इस कॉपिंग हो गया, क्लोनिंग हो गया, मैनी कॉपी प्रिपेयर हो गई डिजायर या एलियन जीन की, तो उसको ट्रांसफरिंग कैसे किया जा सकता है, तो बाई हेल्प ऑफ वेक्टर से भी कर सकते हैं, तो थ्रू मीडिएटेड वो भी हो गया, आइदर वेक्टरलेस कर रहे हैं तो कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड भी, दोनों मेथड हो गए, है ना। इनडायरेक्ट में तो कौन सा होगा, यूज ऑफ वेक्टर होगा लाइक ए प्लाज्मिड, और डायरेक्ट मेथड में होगा जो वेक्टरलेस वाले में हो सकता है, तो माइक्रो इंजेक्शन है या बायोलिस्टिक है या जीन घन मेथड है, इनसे रिलेटेड अपन डिस्कशन कर रहे हैं। पहले तो वेक्टर के थ्रू कैसे किया जा सकता है, तो अब देखो बेटा, साइंटिस्ट किस वे से या आप जैसे स्टूडेंट्स क्या आइडिया लगा सकते हैं, किस हिसाब से, इससे मैं थोड़ा एग्जांपल लेके भी अपन सीख सकते हैं कि नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है पैथोजन के वे में प्लांट या एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, पर साइंटिस्ट ने उसका यूज कर लिया कि ये पैथोजन उस प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में तो एंटर करेगा ही, उसके साथ डिजायर जीन ऐड कर दो, वो वहाँ जाके डिलीवर कर देगा, है ना, ऐसा बेनिफिट ले लेते हैं, ये टेक्निक होती है बेटा, है ना। तो समझिए किस हिसाब से प्लांट में करना तो कैसे करेंगे और एनिमल में करना तो कैसे करेंगे। एक डाइकॉट प्लांट, डाइकोटिलिडन मोनोकोटिलिडन जानते हैं, तो मोस्ट ऑफ डाइकोटिलिडन प्लांट को जो इन्फेक्शन करने वाला है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस है ना। इस ये बैक्टीरिया ऐसा होता है कि इस डाइकॉट प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करता है और जाके अंदर ट्यूमर बनाता है, गांठ बनाता है, कैंसर बनती है ना ऐसे, तो उस इसके बैक्टीरिया के थ्रू अपन जीन डिलीवर कर सकते हैं, किसके अंदर, डाइकॉट के अंदर। सेम एनिमल के अंदर एक रिट्रोवायरस है, वो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है, एनिमल सेल में जाके कैंसरियस सेल या ट्यूमर बनाता है, तो एनिमल में यदि जीन डिलीवर कराना है तो भाई यूज या हेल्प ऑफ किसके, रिट्रोवायरस से कर सकते हैं, तो ये थ्रू वेक्टर हो रहा है। ओके, और फिर अपन बात करेंगे वेक्टरलेस से, जिसमें डायरेक्ट मेथड, ये है इनडायरेक्ट क्योंकि इसमें वाया मीडिया है। ओके, vector for cloning gene in plant and animals. Okay, you may be surprised to know that we have learned the lesson a transferring gene into a plant and animal from bacteria and virus होगा, which have known this for ages होगा, how to deliver gene to a transform eukaryote cell and force them to do
what the bacteria or a virus want. फॉर एग्जाम्पल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, पहले ही बोल दिया मैं, इसको जेनेटिकल इंजीनियरिंग में जेनेटिक इंजीनियर के नाम से बोला जाता है. ओके, ए पैथोजन ऑफ ए सेवरल डाइकॉट प्लांट्स इज एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नॉन ए टी डीएनए, है ना, टाइप्लाज्मिड के नाम से, क्योंकि ट्यूमिफेसेंस के टी डीएनए टू ट्रांसफॉर्म ए नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ए ट्यूमर होगा. डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल होगा रिक्वायर्ड बाई ए पैथोजन से रिलेटेड. Similarly, a retrovirus in an animal cell have a ability to transform a normal cell into cancerous cells होगा. A better understanding of the art of a delivering of a gene by a pathogen in their eukaryotic host has generated a knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector for delivering gene of a interest or to human हो जाएगा. द ट्यूमर इंड्यूसिंग, जिसको बोलते हैं टाई प्लाज्मिड, किससे ऑब्टेन किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन. जैसे प्लाज्मिड होता है PBr 322 इकोलाई बैक्टीरिया सोर्स है, ऐसे कैसे इसका टाई प्लाज्मिड का सोर्स क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन. तो टाई प्लाज्मिड का वर्किंग है कि जीन डिलीवरिंग के लिए यूकैरियोट सेल में, प्लांट स्पेशली डाइकॉट प्लांट के अंदर, तो किस वे से करता था, इसका यूजेज बताना. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर होगा विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स बट इट स्टिल एबल टू यूज ऑफ ए मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन और ए इंटरेस्ट into a variety of plant होगा. Similarly, a retrovirus have also been disarmed and are now used to deliver desirable gene into animal cells. So once a gene or DNA fragment have been ligated into a suitable vector, it is transformed into bacterial plant and animal host where it मल्टीप्लाई, वहाँ जाके फिर अपना आप यूकैरियोटिक सेल जैसे डिवाइड होगा वैसे मल्टीपल, एक बार डिलीवर हो गया उसके आफ्टर ऑटोमेटिक कॉपिंग होता जाएगा डिजाइड जीन का. ओके, अब अपन क्या कि डाइकॉट में तो किसके यूज से कर दिया? टाइप्लाज्मिड, जिसका सोर्स क्या था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस, वो पैथोजन उसको इन्फेक्ट करता है ना, उससे डिलीवर. पर मोनोकॉट में क्या कैसे किया जाए या अदर्स कौन सा मेथड है? तो ये है बेटा डायरेक्ट मेथड. इसमें क्या किया जाता है? सीधा सीधा है कि माइक्रो इंजेक्शन और जीन घन मेथड, दोनों मेथड को मैं थोड़ा पहले डायग्राम से समझा देता हूँ. जैसे ये होस्ट सेल है, इसका जेनेटिकल मटेरियल है, तो डिजायर्ड जीन को क्या करते हैं? एक माइक्रो इंजेक्शन होता है, इस इंजेक्शन में ये डिजायर्ड जीन फील कर देते हैं. ओके, और इसके अंदर डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक ए मेडिसिन, है ना. जैसे अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होते हैं, डायरेक्ट अपने प्रिक करते हैं ना बॉडी में मेडिसिन, ऐसे कैसे ये डिजायर्ड जीन होगा इसमें, इसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन. अनदर मेथड है वो जीन घन मेथड है. जीन घन मेथड में क्या किया जाता है? सिंपल सा है, टारगेट सेल के ऊपर स्ट्राइक कराया जाता है, किसको? जैसे घन से गोला दागा जाता है कि ऐसे कैसे डिजायर्ड जीन को एनकोटेट करके टंगस्टन और गोल्ड के अंदर इस जीन को डायरेक्ट इसके साथ ऐड कर दिया. ये डिलीवरिंग मेथड है, इसमें कोई वेक्टर यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये वेक्टरलेस है, डायरेक्ट मेथड बोला जाता है इनको, है ना. तो जीन घन मेथड क्या है और माइक्रो इंजेक्शन, इनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं. ओके बेटा, कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे हैं अपन. सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ये पहले ही बात कर दिया. तो पहले तो ये डीएनए को अपन होस्ट सेल में या बैक्टीरिया सेल या पैथोजन सेल में, यूकैरियोटिक सेल में एंटर करवाते हैं, तो हाइड्रोफिलिक नेचर के होने से प्लांट की सेल वॉल से या सेल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होता. तो उनके लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है? क्या सिंपल मेथड है? तो उनसे रिलेटेड बात करें. इट कांट पास थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन होगा. वाई, क्यों नहीं हो सकता? कि हाइड्रोफिलिक एंड वो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो वहाँ पे जाके एडायरिंग हो जाएगा, इनसाइड एंट्री नहीं होगी. इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप ए प्लाज्मिड होगा, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी made a competent to take up DNA. This is done by treating them with a specific concentration of a divalent cation. तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है कि इजी कर लें कि वो पास हो जाए. तो डाइवेलेंट कैटाइन आप जानते हैं ना, कैल्शियम प्लस प्लस ऐसे, है ना, मैग्नीशियम प्लस प्लस ऐसे. सच एज ए कैल्शियम विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर. तो वो क्या करेगा कि परमिबिलिटी रेज कर लेगा, इंक्रीज हो जाएगा एफिशिएंसी, तो इजीली उस मेम्ब्रेन से वो डीएनए इनसाइड एंटर हो जाएगा. ओके, द बैक्टीरियम थ्रू ए पोर्स इन इट्स सेल वॉल हो जाएगा. द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन then
बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग, है ना, द सेल्स होगा विथ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। फिर इसको क्या किया जाता है, हीट शॉक किया जाता है। एक बार हाई टेम्परेचर पे रखा जाएगा, अनदर टाइम लो टेम्परेचर पे रखा जाएगा। ऐसा करने से वो इजीली एक्सेप्ट कर देता है उस डीएनए को, है ना। आइस फॉलोड बाय ए प्लेसिंग देम ए ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल, जिसको हीट शॉक कहते हैं, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस। तो एक बार आइस, फिर हीट शॉक, अगेन आइस पे। ऐसा करने से क्या होगा, दिस कैन बी इजीली बैक्टीरिया टू टेक अप द हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उससे इजीली वो इनटेकिंग कर लेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो बात है वो इनडायरेक्ट वाली, वो दो मेथड है, कौन कौन सा, माइक्रो इंजेक्शन है और दूसरा कौन सा है, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, जो कि मैंने डायग्राम से पहले आपको एक्सप्लेन किया। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू ए होस्ट सेल इन ए मेथड नॉन एज माइक्रो इंजेक्शन होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ए न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल और प्लांट एनी ऑफ, है ना। इन अनदर मेथड होगा सुटेबल फॉर प्लांट सेल आर बम्बार्ड विद द हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत हाई वेलोसिटी से फोर्सफुली इसको स्ट्राइक करवाया जाता है टारगेट सेल न्यूक्लियस पे, जिससे कि वो जीन उसके साथ जाके ऐड हो जाए। ओके, उससे बिफोर किससे, जीन को एन कोटिंग किया जाएगा गोल्ड एंड टंगस्टन से, हैवी, है ना, गोल्ड एंड टंगस्टन पूछते हैं ये मेटल। कोटेड विद डीएनए होगा इन ए मेथड नॉन एज ए बायोलिस्टिक या जीन घन मेथड बोलते हैं। एंड द लास्ट मेथड वाज यूज्ड होगा डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल, क्योंकि अपन पैथोजन से कर रहे हैं, जीन तो डिलीवर हो रहा है पर डिजीज तो हो ही रही ना उसके लिए, क्लियर है। तो ये सबसे बेटर मेथड है ट्रांसफर द डीएनए रिकॉम्बिनेंट इनटू दी होस्ट सेल। अब जितने भी ये अपन टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिलेटेड डिस्कशन किया है, इनका किस हिसाब से यूजेज होगा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।